नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सुमित जी, इस वक्त पूरे इकोसिस्टम में, कांग्रेसी इकोसिस्टम में एक ही टूल किट काम कर रहा है कि पीएम मोदी की इमेज को किसी ना किसी तरीके से टार्निश किया जाए, खराब किया जाए। और अब तो खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे पत्रकारों को जो प्रो मोदी रहे हैं, प्रो बीजेपी रहे हैं, उनको सुपारी दी जा रही है पीएम मोदी की इमेज को खराब करने की। और आप भी उन पत्रकारों में से एक हैं जिन्हें इसी तरह का फोन इकोसिस्टम की तरफ से आया था। किसका फोन था, क्या हुआ था, आपको क्या ऑफर किया गया? मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत ही पुराना कांटेक्ट है, बहुत ही पुरानी दोस्ती है। लेकिन फ़ोन आया, मुझे कहा पैसा कमाना चाहते हो? मैंने बोला हाँ बोलो भाई, क्या करना है पैसा? तो बोला मोदी जी को गाली देनी है। तो मैंने सीधा पूछा कितना पैसा देने वाले हो? तो बोला टोकन 1 लाख रुपया। और फिर तुम कैसे मुद्दे लगाते हो, कितना वायरल जाता है वो, कितना सेंसेशनल होता है, कितना उसको रीट्वीट मिलता है, उसके बेसिस पे बोनस डिसाइड होगा। मोदी जी को अटैक करना है, उनका करिश्मा ख़त्म करना है, उसके लिए पैसे मिलेंगे। मैंने बोला 1 लाख रुपया टोकन और बाद में आगे बोनस? तो बोला हाँ। मैंने बोला अच्छी बात है, सोचते हैं। वैसे तो उसको जवाब पता था कि क्या है क्या नहीं, कि मेरे जैसे लोगों को जो कि प्रो मोदी रहे, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मोदी का, जब मोदी जी ने गलती की हो तो हम लोग उसको मास्टर स्ट्रोक दिखाएंगे। हम लोग वो कैटेगरी में भी नहीं है कि जो जब मोदी जी सही काम कर रहे हैं तो हम गाली देंगे, हम उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने खुद की इमेज बना ली है कि ये आदमी जब बोलता है मोदी जी के अगेंस्ट में भी बोलता है, मोदी जी के फेवर में भी बोलता है, जो सच है वही बोलता है। तो इन लोगों का इंटेंट था कि हम जैसे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी सारे हैं भारत में ऐसे लोग जो फ्रैंकली सच बात करते हैं, और उन लोगों को अपने साइड में लिया जाए, जिससे कि मोदी जी के अगेंस्ट में जब बातें निकले तो लोगों को विश्वास है कि नहीं, ये आदमी ने बोला है तो सही होना चाहिए, क्योंकि इसने मोदी को पास में क्रिटिसाइज भी किया है और मोदी को सपोर्ट भी किया है। तो ये आदमी इंडिपेंडेंट हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। तो ये पूरा एक गेम चल रहा है। मुझे लग रहा है काफ़ी पैसा आया है और काफ़ी पैसा आने वाला है, क्योंकि 2029 के इलेक्शन को अब 3 साल ही रहे हैं। उसमें लास्ट के 6 महीने तो भूल जाइए, तो इफेक्टिवली 2 साल ही बचे हैं इलेक्शन की तैयारी करने के लिए। और इलेक्शन की तैयारी करने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले मोदी का जो इमेज है, मोदी का जो करिश्मा है, वो ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि मोदी का इमेज ख़त्म हो गया, करिश्मा ख़त्म हो गया तो वोट नहीं गिरेंगे। आप जैसे पत्रकार कई हैं जिनको इस तरह से पैसे ऑफर किए गए, तो इस वक्त सोशल मीडिया पर जितने भी प्रो मोदी रहे हैं और अब जिस तरह से वो एंटी मोदी बातें कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस का टूल किट है जो इस वक्त काम कर रहा है और इसका कनेक्शन बाहर से भी है, जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी से भी है? क्योंकि आप कह रहे हैं पैसा बहुत आ रहा है, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है इस काम में। पैसा तो आ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली बाहर से ही आ रहा है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने इसके पहले बोल चुका है कि वो $100 करोड़ उसने इन्वेस्ट करने हैं भारत में राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए। राष्ट्रवाद को ख़त्म करना है यानी मोदी जी को इलेक्शन में हराने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये काम चालू हो रहा है या हो गया है, और इस तरह से लोगों को एनकरेज किया जाएगा, अच्छे लोगों को एनरोल किया जाएगा कि आप लोग अच्छा तड़ाकेदार लिखो, जिससे मोदी जी को क्वेश्चन किया जाए, चैलेंज किया जाए, उनका इमेज तोड़ा जाए। और धीरे धीरे वो करके मोदी जी का 2028 के एंड तक में मोदी जी का पूरा जो करिश्मा है वो साफ किया जा सके। अब इसके लिए कितने लोगों को जोड़ पाए हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पास फ़ोन तो ज़रूर आया था, मुझे पैसे की भी ऑफ़र हुई थी। और मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी नॉर्मल है ये बिज़नेस में। ये जो मीडिया का और इन्फॉर्मेशन का, नरेटिव का बिज़नेस है, उसमें पैसा लगता है। तो ये नॉर्मल है। तो आई कैन नॉट इवन से कि ये उन लोग नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों को मिला होगा, कितना उन लोग ने ट्रैक्शन पकड़ा है पता नहीं, लेकिन जो रिसेंट इंसिडेंसेस हुए उससे लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा एक्शन चालू हो चुका है ये एरिया में, उतना मुझे लग रहा है अंजू जी। पर एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी सुमित जी की, मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत महिला वोटर है। 50% आबादी जो है, जिनके लिए टॉयलेट तक बनाए प्रधानमंत्री मोदी ने, उज्ज्वला योजना, कितने सारे बेनिफिट उन महिलाओं को मिले, और उन महिलाओं के बीच में पीएम मोदी की इमेज को खराब किया जाए, इसकी कमान अगर महिला पत्रकारों को दी जाए जो वो मोदी रही हो और वो अगर ऐसा बोले, तो वो कोशिश भी तो हो ही रही है ना, सोशल मीडिया पर तो साफ दिख रहा है। आप मधु किश्वर की बात कर रहे हैं। मैं मधु किश्वर को पर्सनली जानता हूँ, हम लोग दोनों, मैं उसके भी चैनल पे जाके आया हूँ।
मैं उसके यहाँ भी चैनल पे चर्चाओं के लिए गया हूँ, जैसे आपके चैनल पे आता हूँ। और मेरा उसके साथ एक जगह पे झगड़ा भी हो गया था, यानी उसने बहुत गलत बिहेव किया था, क्योंकि हमारा एक डिस्कशन होना था कि भारतीय रुपया भारतीय रुपया का वैल्यू बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, सिर्फ डॉलर के सामने टूट रहा है, लेकिन बाकी सब करेंसीज के सामने बढ़ रहा है। और आप तो जानते हैं कि कुछ समय से मधु टोटली एंटी मोदी हो गई, यानी उसको प्रो मोदी सुनना भी नहीं था। तो उस पर से मैंने उसको डेटा दिया, मेरा आर्टिकल छपा था फर्स्ट पोस्ट में बकायदा, तो मैंने उसको टेबल्स और सब कुछ दिखाया, फिनेंशियल टेबल्स के, देखो इस तरह से एनालिसिस है। उसने बोला ये प्रोपागेंडा है, मैं इस तरह का प्रोपागेंडा नहीं चला सकती। मैं बोला ऐसा है तो एक काम कर, तू एक अर्थशास्त्री को भी बुला ले जो मुझे क्वेश्चन करे। मधु को तो ये सब आता नहीं है, तो अर्थशास्त्री मुझे सवाल पूछे और मैं जवाब दूंगा उसको। हाँ, और जनता तय करेगी कि मैं सही बोल रहा हूँ या अर्थशास्त्री सही बात कर रहा है। तो उसने मुझे लास्ट मोमेंट पे उसके शो में कैंसिल कर दिया। और उसके पहले हमारी जब फ़ोन पे बात हुई थी, मैंने उसको बोला कि भाई तुझे जीएसटी पे बात करनी है, बोल, जीएसटी में बहुत प्रॉब्लम्स है, अगर तुझे मोदी जी को अटैक भी करना है तो जेन्युइन बातों पे कर। जहाँ मोदी जी सही कर रहे हैं वहाँ मैं आके मोदी जी को गाली नहीं दे सकता, और मैं दूंगा भी नहीं। और जहाँ मोदी जी गलत कर रहे हैं वहाँ जाके मैं वाहवाही भी नहीं करने वाला मोदी जी की। तो तू यहाँ भी कर, ये भी अपने देश के लिए है। मैं मोदी जी के प्रोपागेंडा तो करने में मानता नहीं हूँ, जो सच है वो मैं रखता हूँ। और ये भी देश का रुपया, अगर भारत का रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो हमारा ही फायदा हो रहा है। इसके अंदर एंटी मोदी एंगल लाने की जरूरत क्या है? तो उसको बहुत बुरा लग गया था और उसके ईगो में आ गई। अब मैं इतना बोल सकता हूँ कि मधु का पता नहीं है कि मधु ने पैसा लिया हो, क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है उसके साथ, वो गुस्सा है मोदी जी से, क्योंकि उसको कुछ पद चाहिए था। कोई बोलते उसको यूनियन मिनिस्ट्री चाहिए थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहिए थी, कोई बोलते कि उसको जेएनयू का वाइस चांसलर बनना था, मोदी जी ने वो नहीं बनाया। जबकि मोदी जी ने उसको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की डायरेक्टर तो बनाया ही था, विच वॉज अ वेरी बिग रिवॉर्ड। लेकिन उसको कुछ ज्यादा चाहिए था। लेकिन राज्यसभा सांसद बनना चाहती थी वो शायद। हाँ, क्योंकि इसी लोकसभा तो जीत नहीं सकती, और मंत्री बनना होगा तो राज्यसभा से उसको आना पड़ेगा, और वो इलेक्शन लड़ नहीं सकती। मधु का कैपेसिटी नहीं है इलेक्शन लड़ने का। ओके, दैट इज अ रियलिटी। तो वो राज्यसभा में सांसद बने और मंत्री पद ले, दैट वाज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मधु ने पैसे लिए होंगे। मधु का बहुत हेट्रेड आ गया है, क्योंकि उसको जो चाहिए था मोदी जी के पास से उसको नहीं मिला है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लिखा, दैट इज समथिंग वेरी नेस्टी। वो बहुत ही गलत लिखा है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी सबको पता है कि ही इज अ प्रूवन सीआईए एजेंट। वो तो पूरी दुनिया को पता है कि वो प्रूवन सीआईए एजेंट है, और जॉर्ज सोरोस खुद सीआईए हैंडलर है। राहुल गांधी भी जॉर्ज सोरोस के साथ काम करता है। तो ये पूरा टूल किट है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी, जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी, इन लोग सब मोदी जी की इमेज को खत्म करना चाहते हैं। और मधु खुद के गुस्से में आके ये बहक के इनको मदद कर रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। आज अगर मोदी जी को ऐसे पॉइंट्स पे हम टारगेट करते हैं तो हम मोदी जी को नहीं, हम देश को टारगेट कर रहे हैं, हम एक स्टेबल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है सुमित जी, कि जो कुछ मधुकेश्वर जी लिख रही हैं, आप सोचिए उस पर दूसरे ऐसे पत्रकार जो मोदी विरोधी रहे हैं, जो मोदी के खिलाफ लिखते हैं, वो भी हैरान हो रहे हैं। आप ये देखिए, सबा नकवी का ट्वीट आप देख लीजिए, जो क्रिटिसाइज कर रही हैं कि इस तरह की बातें क्यों की जा रही है, उनको उन पर पर्सनल अटैक क्यों हो रहा है, ये सबा नकवी कह रही हैं। आगे देखिए, ये आशुतोष है जो आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं और मेरे साथ आज तक में भी थे और पत्रकार थे, वो भी ये बातें लिख रहे हैं कि इस तरह के लेवल पर जाने की क्या जरूरत है, करेक्टर असैसिनेशन ये सब नहीं होना चाहिए। उनको भी बुरा लग रहा है, लेकिन मधु किश्वर जो कि प्रो मोदी रही है, वो इस तरह की बातें करें तो सवाल तो उठेंगे। और फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर पिक्चर्स आ रहे हैं कि वो यासिन मलिक के साथ कहीं नजर आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सेपरेटिस्ट के साथ थी। ये सारी बातें भी तो आ रही है ना, तो उनकी खुद की इमेज को भी तो नुकसान ही पहुंच रहा है, उनका भी तो पूरा कच्चा चिट्ठा एक तरह से खुल ही रहा है ना। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी। और दूसरा, आप जैसे कह रहे हैं कि पीएम मोदी की इमेज इस वक्त सबसे बड़ा गले की फांस बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, एक बार कहा था कि पीएम मोदी की इमेज को टार्निश करना बहुत जरूरी है, उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो जब आप 240 सीटें बीजेपी जीत कर आई 2024 में, लेकिन उनको पॉलिटिकली नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो अब इस हद तक उतर आए हैं कि पत्रकारों के जरिए प्रो मोदी पत्रकार जो है उनको पैसे देकर ये सारा प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। तो ये किस तरह की घिनौनी राजनीति है। अंजू जी, ये एक रियलिटी है, ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, ये एक मानसिक स्ट्रेटेजी है कि अगर
मैं आपको आपके दर्शकों को एकदम सिंपल बात बताऊं, आप सब लोग से मोदी जी को मानते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके मन में डाउट डालना जरूरी है कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। फिर धीरे 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 वो बढ़ा के एक लेवल तक लाया जाता है जहां आपको बताया जाएगा मोदी जी इज अ फेल, ही इज अ फेलियर, ये देश को बर्बाद करने को तुले हुए। उसके लिए शुरुआत कहाँ से होती है? पहले अटैक्स चालू करने होते हैं, क्योंकि करिश्मा तोड़ना जरूरी है। आज इलेक्शंस जो लड़े जा रहे हैं वो मोदी जी के नाम पे लड़े जा रहे हैं। लोगों को विधायक का नाम पता नहीं है, सांसद का नाम, प्रत्याशी का नाम नहीं पता है। मोदी और कमल के नाम पे वोट गिर रहे हैं। उसको अगर खत्म करना है, और एक बात तो है, मोदी जी के नाम पे, कमल के चिन्ह पे जो लोग उतने केपेबल नहीं है वो लोग भी इलेक्शन जीत के आ रहे हैं, चुनाव जीत के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मोदी जी का नाम चल रहा है। तो इसके कारण अगर बीजेपी को हराना है चुनाव में तो एक ही काम करना पड़ेगा, मोदी जी का नाम बदनाम करो, मोदी जी का नाम खत्म करो। ये स्ट्रेटेजी साइकोलॉजिकल है, प्रोवन है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी हो रहा है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, यूक्रेन में एक कॉमेडियन को बिठा दिया कुर्सी पे, कैसे जो रूलिंग पार्टी थी उसको बदनाम किया, कॉमेडियन को हीरो बनाया और कुर्सी पे बिठा दिया, और उसने यूक्रेन को रशिया के साथ आज 4 साल हो गए युद्ध में डाल दिया है। लाखों नहीं दसियों लाखों यूक्रेनियंस मर गए हैं, बर्बाद हो गया देश। लेकिन अमेरिका का फायदा हो रहा है तो वो एक देश को भी बर्बाद करेंगे एक कॉमेडियन को यूज करके। तो ये सेम उन लोग भारत में करना चाहते हैं। मोदी जी को निकालने के लिए क्या करेंगे? उसका नाम बदनाम करो, लोगों को, जनता को उसमें जो विश्वास है, जो उनके मन में आदर भाव है वो तोड़ डालो। जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली लोग मोदी को वोट नहीं देंगे। तो क्या होगा? व्हाट इज द नेचुरल रिएक्शन? मोदी को वोट नहीं दोगे, बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो कांग्रेस ही पावर में आने वाली है। सो दैट इज गोइंग टू हैपन, यही हो रहा है अभी। और वो महिलाएं जो पीएम मोदी को बहुत मानती हैं, पीएम मोदी की वजह से बीजेपी पर भरोसा करती हैं, वोट देती हैं, 50% वोटर वो ही हैं, तो उनके मन में अगर आप इस तरह के डाउट डालोगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों तो असर करेगा ना। कहते हैं ना, एक झूठ को अगर 100 लोग बोले तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो हिट करता है। ये गोबेल्स ने, नाजी जर्मनी में हिटलर का एक खास बंदा था जो प्रोपागेंडा और नैरेटिव संभालता था, गोबेल्स नाम था उसका। उसने यही बोला कि एक ही झूठ 100 बार बोलते रहो, वो सच हो जाएगा। और यही काम अभी चल रहा है, क्योंकि महिलाओं के मन में 3 बड़े कैटेगरीज है मोदी जी के वोटर्स के। एक है नवयुवक नवयुवतियाँ, एक है महिलाएं, और एक है दलित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, वो पूरा जो समाज है। ये सब लोगों को अगर उनके मन में मोदी जी के बारे में संशय डालना है, उनके मन में द्वेष भाव क्रिएट करना है, उनके मन में मोदी जी की इमेज तोड़नी है, तो आप उसको एक एक करके करो। जैसे राहुल गांधी ने बीच में कहा कि एम्स में कितने पिछड़े वर्ग के लोग डॉक्टर हैं। ये सब क्या है? पिछड़े वर्ग के लोगों को इतना कुछ मिला है, ऑफकोर्स उनको, और मोदी जी जितने प्रो पिछड़े वर्ग के तो कोई प्राइम मिनिस्टर अभी तक हुए नहीं है। तो उनके मन में फिर भी डाला जा रहा है कि देखो आपको कुछ नहीं मिल रहा है मोदी के राज में। कांग्रेस ने क्या किया है 50-70 साल में? पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया है। आज इतनी सारी स्कीम्स आ रही है पिछड़े वर्गों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जिसके अंदर उनको इवन कमाने के नए नए मौके दिए जा रहे हैं, उनको वेलफेयर स्कीम्स दी जा रही है, उनको अनाज दिया जा रहा है, उनको नॉलेज दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, स्किल्स ट्रेनिंग दे रही है। ये सब तो पहले नहीं हो रहा था, लेकिन ये मोदी जी ने पिछड़ों के लिए किया। वैसे महिलाओं के लिए कितनी सारी स्कीम्स है, आप तो महिला खुद है, ओके, आप एक उच्च कैटेगरी के आ जाते हैं, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास के महिला, तो आपको उतना नहीं होता है। लेकिन आप नीचे देखिए, जो महिला एक ज़माने में चूल्हा जलाती थी, लकड़े का धुआं रहता था, आंखें जलती थी, उस पर बीच में उन लोग खाना पकाते थे। आज उनके यहाँ उज्ज्वला में उनके घर में गैस आ गया है। गैस का सिलेंडर का फंडिंग करने के लिए मोदी जी ने कितना बड़ा करिश्मा यूज़ किया। उन्होंने जितने अपने जैसे आर्थिक तौर से सद्धर लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, उनको बोला कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ दो, तो हम वो सब्सिडी का पैसा गरीब औरतों को, महिलाओं को गैस देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितने लाखों नहीं दसियों लाखों लोगों ने अपना सब्सिडी ऐसे ही छोड़ दिया मोदी जी के एक कहने पे। ये उनका करिश्मा का इफेक्ट है। आज महिलाओं को वो मिला है, लखपति दीदी, लाडली बहना, कितनी सारी स्कीम्स है। महिलाओं को सेल्फ ट्रेनिंग के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फंडिंग मिल रही है। तो हमारे ही गांव में, कच्छ में, कितना अच्छे स्कीम्स आ गए कि वहाँ के जो जरी काम करने वाले महिलाएं हैं, उनकी आज बैग्स और वो सब जिसमें जरी का काम है, फैशनेबल आइटम्स, वो अमेरिका तक बिकने लग गई है। किसने किया ये सब? मोदी जी ने किया है। तो ये अब इमेज उनके मन में तोड़ना हो तो क्या बोलना है कि मोदी जी तो महिलाओं की तरफ अलग नजरिए से देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उन लोग के मन में डाउट आ जाएगा कि मोदी जी तो बहुत ही गलत आदमी है।
धीरे 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 उन लोग मोदी जी से दूर हट गए तो ऑटोमेटिकली बीजेपी तो हार जाएगी। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट सिंपल स्ट्रेटेजी है, लोगों के मन में डाउट डाल दो और वो धीरे धीरे डाउट बढ़ते जाएगा और वो एक दिन अटैक होगा और उसमें बीजेपी खत्म हो जाएगी। सो दे हैव प्लेड इट वेरी वेल। मैं तो बोलूंगा कि इसके अंदर जो गेम खेला गया है वो पीछे जो मास्टरमाइंड है उसने बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके ये गेम खेला है। अब इसके अंदर एक राहुल गांधी का एंगल है, सीआईए का एजेंट का एंगल है, ओके। दूसरा अभी मणिपुर में फॉरेन अमेरिकन मर्सिनरी और सीआईए एजेंट पकड़ा गया जो वहाँ आर्म्स ट्रेनिंग दे रहा था मिलिटेंट ग्रुप को, मैथ्यू वैन डाइक करके। अब उसको अरेस्ट करने के बाद सीधा पब्लिक में डाल दिया गवर्नमेंट ने। यानी ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये मोदी जी को पूछे बिना पब्लिक किया हो। उसके बाद में यूएस एम्बेसडर जाके मिल के एनएसए को, ये सब हुआ है। अब भारत सरकार ने तो बोल दिया उसको छोड़ने वाले नहीं है। तो आप ये एंगल से भी देखिए कि अमेरिका को खुद के एजेंट को निकालना है बाहर, मैथ्यू वैन डाइक को बाहर निकालना है, तो कैसे करेंगे? मोदी जी पे अटैक करो। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एप्स्टीन फाइल में कितना कुछ निकला, तो उसको कॉम्प्रोमाइज था इसलिए वो दब गया। मोदी जी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मोदी जी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। और मोदी जी को अब डराने के लिए ये सब इस तरह से सीआईए एजेंट, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और बाद में मधु किश्वर ने वो रीट्वीट किया और खुद का कहानी लिखा। तो शुरुआत तो पूरी सुब्रमण्यम स्वामी ने की है और सुब्रमण्यम स्वामी इज अ प्रोवन सीआईए एजेंट सिंस 1970s। उस 1970s के टाइम से वो सीआईए के साथ जुड़ा हुआ है, सीआईए के लिए काम किया है, इजराइल के लिए। तब तो इजराइल के साथ अपना औपचारिक रिलेशंस नहीं थे, तब उसने इजराइल को वीजा देने का काम उसके घर से होता था। तो ये सब मस्ती चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी इज पार्ट ऑफ दिस होल रैकेट और सीआईए एजेंट्स आर यूजिंग दिस टू फोर्स मोदी इनटू कॉम्प्रोमाइज। दिस इज व्हाट आई सी द होल थिंग एज। पर ये जो मैथ्यू वैन डाइक का मामला है, आपको लगता है कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है सीआईए का, कितने सारे देशों में तख्ता पलट का काम कर चुका है और नॉर्थ ईस्ट में भी तो वो एक अलग से क्रिश्चियन स्टेट बनाने की तैयारी में था ना, वहां तो भर्तियां हो रही थी, यूक्रेन के लोगों के साथ वहां पर मौजूद था। और हो सकता है पहले की सरकारों में इस तरह के एजेंट्स को छोड़ दिया जाता हो, किसी को पता भी नहीं चलता था, लेकिन यहाँ तो पूरी खबर पब्लिक डोमेन में आ गई। तो अब इस तरह के टूल किट के जरिए पीएम मोदी को प्रेशराइज किया जा रहा है ताकि उसको छोड़ दिया जाए, उसकी रिहाई का रास्ता निकाला जा सके, और वो बहुत मुश्किल है। मैंने मोदी जी का गवर्नमेंट 2007 से ऑब्जर्व किया है बहुत क्लोजली। मोदी जी बहुत जिद्दी आदमी है, नहीं छोड़ना चाहते तो नहीं छोड़ेंगे, सवाल ही नहीं उठता कि वो छोड़े। और मैथ्यू वैन डाइक और सीआईए क्या कर रहा है? आज मणिपुर में 12,000 एकड़ ओपियम का प्लांटेशन चल रहा था, अफीम का प्लांटेशन चल रहा था। वहाँ के अफीम से उनको वेपन्स दिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ कुकी लैंड करके अलग देश बनाना है। भारत के अंदर का टुकड़ा सीआईए तोड़ के अलग देश बनाना चाहते हैं जिसको कुकी लैंड बोल रहे हैं, और उसके कारण कुकी और मैतेई के बीच के जो वायलेंस हुए वो भी हुए हैं, वो उसका ही रीज़न है। और ये सिर्फ भारत नहीं, भारत के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार का हिस्सा तोड़ के वो पूरा कुकी लैंड बनने वाला है। तो वहाँ के लोगों को टेररिस्ट ट्रेनिंग देना, ओके, यानी आर्म्स ट्रेनिंग इज टेररिस्ट ट्रेनिंग, उनको टेररिस्ट बनाने का काम किया जा रहा है। और मोदी जी ने वो पकड़ा गया, यानी एनएसए, आई वुड गिव ऑल द क्रेडिट टू अजीत डोभाल जी फॉर दिस, कि उन्होंने पूरा रॉ के और आईबी के ऑफिशियल्स को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पकड़ के उसको अरेस्ट किया। और नॉर्मली ये सब चीज़ें पेपर में नहीं आती, पेपर में आती है मीन्स इट इज़ गॉट द क्लियरेंस फ्रॉम द टॉप कि ये डाल दो पेपर में, हम देख लेंगे, जो भी होना है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मोदी जी सीरियस के मेरे देश के अंदर कोई भी विघटनकारी ताकतें आएगी जो आतंकवाद फैला के देश को तोड़ने की कोशिश करेगी, हम उसको ख़त्म कर डालेंगे, हम उसको बचाने का काम नहीं करेंगे। जैसे राजीव गांधी ने वॉरेन एंडरसन को किया था, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसको सीधा छोड़ के निकाला था ना। तो क्या है, दिस इज व्हाट इट इज़। तो मोदी जी इसको छोड़ने वाले तो है ही नहीं, देयर इज नो वे कि मोदी जी उसको छोड़ेंगे। तो ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है सीआईए कि भैया हमको कुछ भी करके मैथ्यू वैन डाइक को निकालना है, क्योंकि मैथ्यू वैन डाइक सिर्फ भारत में नहीं, वो अफ्रीका में जाके भी काम करेगा, वो साउथ ईस्ट एशिया में भी काम करेगा, वो अफगानिस्तान में भी काम करेगा। अफगानिस्तान में भी तालिबान को ट्रेनिंग किसने दी? सीआईए ने दी है, रशिया के अगेंस्ट में। रशिया वो देश में आ गया था, गलत था सही था वो अलग बात है, लेकिन वहाँ तालिबान को ट्रेनिंग तो सीआईए ने दी है। तो ऐसे ही सब जगह वो करके देशों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मोदी जी एंटरटेन नहीं करने वाला है। तो उसके लिए भी ये अटैक हुआ है उसके ऊपर।
और आप देखिए जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी इतने टाइम में अलग अलग ये के दूसरा भी उसने कहीं बोला था कि जब मोदी जी चाइना जाते थे तो जयशंकर जी उसको मजे करने के लिए, अब जयशंकर जी जितना इतना पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी, दो दो अच्छी बुक्स लिखी है, इतना ज्ञानी आदमी ऐसे सब काम करेगा? सुब्रमण्यम स्वामी तो कुछ भी बोलते रहता है, उसको कुछ जबान पे लगाम ही नहीं है वो आदमी को। तो ये जो हो रहा है मोदी जी का कैरेक्टर असैसिनेशन का काम चल रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन से उसका इमेज तोड़ने का काम हो रहा है, उसका इमेज तोड़ के उसको इलेक्शन में हराने का काम चल रहा है। ये आपके दर्शकों को क्लियर आना चाहिए उनके माइंड में कि मोदी जी को खत्म करने का टूल किट है ABC। ए कैरेक्टर असैसिनेशन, बी इमेज डिस्ट्रक्शन, सी इलेक्शन डेसिमेशन। ये 3 ABC करके आने वाला है। आज ए स्टेज पे है, सी स्टेज 2029 के इलेक्शन में होगा, उसके बीच में दूसरा सब होगा। बिल्कुल, और उससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव है अगले साल, अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव है, असम के हैं, तो ये सब जो करना शुरू हुआ है इसका असर उनको लग रहा है इन चुनावों में देखने को मिलेगा। और हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है दिल्ली की कुर्सी तक रास्ता, तो अगर उत्तर प्रदेश में भी इस कांड का असर हो जाएगा तो उनकी बात तो बन जाएगी। आप सही कह रहे हैं ना कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ऐसा है कि एक खबर को हर कोई चलाएगा, 100 लोग 100 प्लेटफॉर्म से एक खबर को चलाते हैं और उसके बाद वो इकोसिस्टम काम कर जाता है, क्योंकि 100 बार अगर एक झूठ बोला जाएगा तो सच ही लगने लगता है। और महिलाओं को, जो गांव देहात में महिलाएं पीएम मोदी को पूछती हैं, उनके मन में अगर इस तरह का शक डाल दिया जाएगा तो इनका काम तो हो गया ना। यही तो ये लोग करना चाह रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब ये जयशंकर जी ने खुद ने एक टीवी चैनल में बोला है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और चाइना गए थे, और तब मेरे 2 मित्र भी उसके मोदी जी के साथ चाइना गए थे, उन लोग दोनों गुजरात के बड़े बिजनेसमैन हैं। तो तब उन्होंने जयशंकर जी को बोला कि कौन से नेशनल मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, उसका क्या स्टैंड है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंड के विरुद्ध हो। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी चाइना गलत है तो मैं भी वही भाषा बोलूंगा, मैं अलग भाषा नहीं बोलूंगा। आज आप देखिए राहुल गांधी अलग से छुप छुप के जाता है और बात करके आता है और चाइना की लाइन टो करता है। वो भारत सरकार के साइड में नहीं खड़ा है, वो चाइनीज गवर्नमेंट के साइड में खड़ा है। तो अलग मीटिंग हुई थी, सबसे पहले जयशंकर जी के पास से मोदी जी ने पूरा ब्रीफिंग लिया था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है हर एक चीजों पे। यानी तब तो कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मैं उसके अगेंस्ट में ना जाऊं। तो ये बात भी आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि मोदी जी जब सीएम थे अपोजिशन के थे, लेकिन वो देश के बाहर गए तो वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सिर्फ गुजरात को या खुद की पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। और उन्होंने कांग्रेस के हिसाब से, कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया था उसके हिसाब से उन्होंने बातें की थी चाइना में, और वो बातें समझने के लिए उन्होंने जयशंकर जी को बुलाया था कि बोला मुझे आपसे ये सब समझना है। ये जयशंकर जी खुद बोल चुके एक चैनल में, मैंने उनका वो वीडियो इंटरव्यू देखा था। तो आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि देश के बाहर के, हम घर के अंदर आपका और मेरा बहुत झगड़ा हो सकता है, लेकिन जब बाहर से कोई आए तो हम लोग दोनों एक है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। कांग्रेस ये भूल रही है आज के तारीख में, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है ना, देश सबसे ऊपर है, इसलिए वो इस तरह से बातें कर रहे थे चाइना में जाकर भी। लेकिन आप राहुल गांधी को देखिए, अभी उनकी पार्टी के वो यूथ कांग्रेस के लोगों ने क्या तमाशा किया था एआई समिट में दिल्ली में, किस तरह से देश को बदनाम करने की साजिश थी, क्योंकि वहां पर भी मोदी की इमेज को ही टार्निश करने की कोशिश कर रहे थे। एग्जैक्टली। और जब बात होनी चाहिए कि सर्वम एआई आया है, जब अपने देश में इतना कुछ एआई में हो रहा है, तो हम लोगों के यहाँ क्या हुआ, हम लोगों ने ये दिखाना था मोदी जी को कि देखो भारत भी एआई स्पेस में आ चुका है, वी आर इन द गेम, हम लोग रेस में हैं। उसके बदले क्या हुआ कि शर्ट उतार के, और वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को, यानी मीडिया की भी गलती है कि उन्होंने तब सर्वम एआई ये सब चीज़ों पे फोकस करने के बदले गलगोटिया पे फोकस किया। गलती हुई है, उसको हम लोग डिफेंड नहीं कर सकते, गलगोटिया को निकालना भी ज़रूरी था, वो भी बराबर किया, लेकिन कौन सी बात को फोकस लाना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा था। यहाँ इतने सारे 8-8, 10-10 देशों के टॉप लीडर्स आए थे, अपने देश के कितने सीएम आए थे वहाँ, देवेंद्र फडणवीस जी खुद वहाँ गए थे। तो वो टाइम में हमने देश के बारे में बात करनी चाहिए, हमने अपनी पेटी पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं डिस्कस करने चाहिए वहाँ। लेकिन एक चीज और है, निखिल गुप्ता का कांड हमें भूलना नहीं चाहिए, किस तरह से निखिल गुप्ता को प्लांट किया गया सीआईए की तरफ से, और बाद में कैसे खबर फैला दी गई, उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ वो पन्नू को मारने के लिए आया था। तो ये कांड भी तो अमेरिका ने किया है ना, भारत भूलेगा थोड़ी इन सब चीजों को। एक है कि अमेरिका बहुत सारी गेम्स खेलता है, जैसे अब वो बोल रहा है कि ईरान में इतनी सारी महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है। आपको और आपके दर्शकों को शॉक लगेगा कि पूरा वेस्ट एशिया,
यानी ईरान से लेके तुर्की तक मैक्सिमम हाईली एजुकेटेड लेडीज एज अ परसेंटेज ईरान में है। मैक्सिमम हाईली प्रोफेशनल महिलाएं ईरान में है। आप सऊदी में महिला बुरखा पहने बिना बाहर नहीं निकल सकती। 4 साल पहले तक तो गाड़ी भी खुद नहीं चला सकती थी, मेहराम के बिना बाहर नहीं निकल सकती थी। वहां भी महिलाओं को मारा जाता था कुछ भी अगर गलत काम किया हो तो, जो कि ईरान में भी होता है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अयतोल्ला खुमैनी को इतना बड़ा नेगेटिव बताया गया, तो सऊदी को क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स है। अब कल सुबह वो भारत में भी करे कि मोदी जी, और अभी तो यूएस CRIF का वो यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का जो रिपोर्ट आया है उसमें तो RSS और रॉ के सामने भी बातें कर रहे हैं। कल सुबह बोलेंगे कि भारत में सभी माइनॉरिटीज, पिछड़ा वर्ग, वो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी को मार डालेगा गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट? हमारी डिसीजन है कि हम उसको इलेक्शन में हराए जिताए, वो अलग बात है। लेकिन अमेरिका कौन होता है? आज वो मोदी जी के बारे में दुष्प्रचार करेगा, मोदी जी को दबाने के लिए या मोदी जी के बदले खुद के आदमी को बिठाने के लिए, से राहुल गांधी फॉर दैट इंस्टेंस। तो ये उसका प्रचार है, ये वो गेम सभी देशों में खेल रहा है। और आप देखिए फार्मर प्रोटेस्ट में क्या था, जब फार्म बिल्स आए थे तो पैसा कहाँ से आ रहा था? कनाडा से आ रहा था, यूके से आ रहा था, अमेरिका से पैसा आ रहा था। और क्या दिखा रहा था कि अरे फार्मर्स पे इतना हो रहा है, जबकि फार्मर्स को, किसानों को कुछ नहीं हो रहा था, आड़तियों को नुकसान हो रहा था। लेकिन दुष्प्रचार कितना हुआ मोदी जी के अगेंस्ट में। उसके बाद में शाहीन बाग के बारे में तो वो जो शाहीन बाग की दादी थी उसको तो टाइम वुमन ऑफ द ईयर दे दिया। जबकि क्या है, वो भारत के मुसलमानों को निकालने के लिए नहीं, दूसरे देश के जो हिंदू है, जो प्रताड़ित है इस्लामिक देशों में, उनको यहाँ सिटीजनशिप देने के लिए था। लेकिन पूरा दुष्प्रचार किसने किया? अमेरिका ने, वेस्ट ने, यूके ने और यूएस ने किया ये पूरा काम मोदी जी को बदनाम। और इस देश के अंदर बैठे हुए इकोसिस्टम ने 2.5 फ्रंट। हाँ, वो तो उनके ही पाले हुए है, उनके पाला हुआ इकोसिस्टम है, उनको बाहर से डॉलर मिल रहे हैं। न्यूज क्लिक का आप एग्जांपल दीजिए, इसके ऊपर तो अलग से चर्चा करनी चाहिए कि किस तरह से पैसा देश में आ रहा है भारत को तोड़ने के लिए। लेकिन बाहर से पैसा आ रहा है, भरपूर पैसा आ रहा है, इन लोगों को पैसा मिल रहा है कि देश को तोड़ा जाए, मोदी जी की इमेज तोड़ी जाए, देश के अंदर अपना जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उसको अटकाने के लिए पैसा आ रहा है। सेव आरे कैंपेन हुआ था, आप जानते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या था, वो बाहर से पैसा आया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बाहर से पैसा आया है। स्टरलाइट का फैक्ट्री था तमिलनाडु में, उसको बंद करने के लिए चाइना से पैसा आया है। तो ये चल रहा है सब जगह, हिंडनबर्ग है। ये देश का विकास रोकने के लिए, मोदी जी को तोड़ने के लिए पूरी साजिश चल रही है। ये आपको, आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। देखिए, मणिपुर में जो साजिश रची गई थी, जिस वक्त हमारा विपक्ष पूछ रहा था पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, उसका भी एक मकसद था। कहीं ना कहीं पीएम मोदी को हार्म करने की कोशिश वहां पर हो रही थी, साजिश हो रही थी। तो इसीलिए तो वो बैठा हुआ था वहां मैथ्यू और उसके वो चमचे यूक्रेन के लोग। बताया जाता है 300 यूक्रेनी आज भी इस देश के अंदर है। तो आप सोचिए कि वहां पर साजिश हो रही थी। अभी अभी 10 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो इनके पास बड़े हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन मिले हैं, जिन वेपन्स का गैंगस्टर्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। वो लोग भी अभी हाल ही में पकड़े गए हैं। नेपाल के रास्ते भारत में घुसे थे, पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है। और अब ये टूल किट, पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक, व्यक्तिगत तौर पर उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश, ये सब कुछ आपस में इनकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। और आप ये देखिए, इस वक्त जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, पीएम मोदी किस तरह से भारत को आगे लेकर जा रहे हैं। पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। वहां पर ट्रंप की पॉपुलैरिटी 32% तक आ गई है, गिर गई है, लेकिन पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ रही है। हर एक देश का नेता पीएम मोदी से बात कर रहा है और कह रहा है कि ईरान का वॉर रुकवाया जाए। तो आप सोचिए, ये बात भी तो पच नहीं रही है ना हमारे देश के अंदर बैठे हुए इन सारे मोदी विरोधियों को। मोदी जी का जो इमेज है, क्योंकि मोदी जी हैज मेड फ्रेंड्स, मोदी जी ने दोस्त बनाए हैं अलग अलग देशों में। उनका एक खुद का एक तरीका है कि कैसे दूसरे देशों के साथ एक डिप्लोमेटिक और पर्सनल रैपो बनाया जाए। उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे पागल लोग भी आ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि यूएई का किंग वहाँ से 2 घंटे के लिए आया, पुतिन 2 घंटे के लिए आया था। सोचिए क्या चल रहा होगा। हम लोगों को तो थोड़ा बहुत ही पता चलता है, प्रेस ब्रीफिंग कितनी होती है, 2 घंटे में जो बात होनी है उसका 0.01% वो प्रेस ब्रीफिंग में आता है। बाकी कितनी सारी बातें तो बंद लिफाफों में रह जाती है। पुतिन जब से यूक्रेन वॉर चालू हुआ है देश के बाहर नहीं निकला। वो भारत क्यों आया था? कुछ तो होगा। बिल्कुल। हाँ,
अब यूएई का प्रेसिडेंट क्यों भारत आया? आज भी ईरान के साथ अपने रिलेशंस अभी भी बने हुए हैं, अपने तेल के जहाज वहां से निकल रहे हैं। तो क्या बताया जा रहा है? मोदी जी की डिप्लोमेसी चल रही है, हाँ कहीं ऊपर नीचे होते रहता है, ये तो समंदर है, समंदर में जहाज कभी अटक जाता है वेव्स में, कभी वो बाहर निकल आता है, तो प्रॉब्लम तो होनी ही है लाइफ में। लेकिन आदमी डिसीजन ले रहा है, आदमी काम कर रहा है। उसने एक भारत की सॉफ्ट पावर, आप देखिए मैक डगलस करके जो जनरल है अमेरिका का, उसने खुद ने बोला है कि एक ही बंदा है जो वॉर रोक सकता है। अमेरिका का जनरल मैक डगलस बोल रहा है कि सिर्फ मोदी ये वॉर रोक सकता है। सोचिए, आज ईरान भी बोल रहा है कि भारत एक क्रेडिबल देश है, ट्रंप ने वॉर नहीं करना चाहिए था, उसने किया। उसको चाहिए था कि मोदी जी अब उसके लिए डांस करे, उसके सपोर्ट में आए, मोदी जी नहीं आए हैं, तो उसके ऊपर भी उसको प्रॉब्लम होने लग गया है। अपने अपोजिशन में आज ही कौन है, वो पवन खेड़ा बोल रहा है कि मोदी जी ने अपोज करना चाहिए था। मोदी जी को क्या करना है, मोदी जी को समझ में आ रहा है। उसके पास जयशंकर जैसा एक फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्ट है, जिसने पूरी करियर फॉरेन पॉलिसी में ही बिताई है। पवन खेड़ा की तरह या राहुल गांधी की तरह, कोई राहुल गांधी की तरह स्पेन या थाईलैंड के डिस्कोथेक्स में नहीं घुमाई है। तो ये बात समझनी चाहिए कि उसके पास भी खुद की टीम है, उसके पास अजीत डोवाल जैसे एक्सपर्ट्स है। तो अब क्या हो रहा है कि फॉरेन पॉलिसी साइड में भी अपना स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है, भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है। आज अगर ईरान हम पे विश्वास करता है और पाकिस्तान को गालियां दे रहा हो, अपने शिप्स को प्रेफरेंस मिल रहा है, जबकि हमने खोमेनी के मर्डर पे भी कुछ नहीं बोला। और क्यों बोलेंगे मोदी जी? मैं आज एक बहुत ही बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात कर रहा था, जिनको मोदी जी पर्सनली जानते हैं, और वो भी जब वो मोदी जी सीएम थे। उसने एक ही चीज बोला, उसके नीचे कुछ नहीं तो 7-8 देश के राजदूत उसके नीचे पढ़ चुके हैं, उनके कॉलेज में उसके स्टूडेंट रह चुके हैं। उसने बोला कि मोदी देश के 145 करोड़ लोगों को संभाले, या एक स्टेटमेंट बोले। मोदी जी चुप बैठे क्योंकि उसको 145 करोड़ लोगों को संभालना है। आज अगर एक स्टेटमेंट बोल के अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मोदी जी होंगे ना। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। कांग्रेस के लोग ये सब समझ नहीं पा रहे हैं। पवन खेड़ा टाइप लोग बता रहे हैं कि भारत की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए विदेश की। अरे अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी को समझाएं कि कैसे बात करनी चाहिए। असम में देखो कितने सारे नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तो इन लोगों को अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, अपने नेता को संभालना चाहिए, बजाय इसके कि पीएम मोदी को ज्ञान दें। उनको सब कुछ पता है, उनके पास अच्छी टीम है। और एक चीज है, मोदी जी ने और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से 12,000 एकड़ की अफीम के प्लांटेशन खत्म किए मणिपुर में, जिसके पैसे से वहाँ वॉर लड़ा जा रहा था, भारत के अगेंस्ट में पूरा वॉर लड़ा जा रहा था, और वो भी वहीं अफीम की खेती करके वो अफीम लोगों को बेच के वहाँ से जो पैसा आएगा उससे उन लोग आर्म्स लेके, शस्त्र लेके भारत के अगेंस्ट में वॉर करेंगे। ये सीआईए का प्लान था। आज मोदी जी ने और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये रोका है, तो अमेरिका के पेट में दर्द होना ही है। 12,000 एकड़ यानी साल के 12,000 13,000 करोड़ रुपए का धंधा खत्म कर डाला है सीआईए का मोदी जी ने। तो ये सब कुछ जो किया है पीएम मोदी ने, उसी के चलते अमेरिका के पेट में दर्द हो रही है, सीआईए के पेट में दर्द हो रही है। इस देश में जो अमेरिका प्रेमी बैठे हुए, पूरा इकोसिस्टम बैठा हुआ है, उसके पेट में दर्द हो रही है। और इसीलिए इन सब के निशाने पर इस वक्त पीएम मोदी है। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। कर्नाटक में एक मंदिर है महादेव का, वहाँ रोज आज 12 साल से रोज वहाँ हवन होते हैं मोदी जी के लिए। वहाँ रोज हवन किया जा रहा है मोदी जी के बिहाफ पे, कि मोदी जी को शक्ति मिले। महादेव के मंदिर में 12 साल से रोज हो रहा है। तो जिसके ऊपर इतना महादेव का आशीर्वाद है, उसको कौन कुछ कर सकता है? बिल्कुल। लेकिन इस तरह की हरकतें करके खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, और देश की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है कि ये सब लोग ये सब हरकतें क्यों कर रहे हैं। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।